बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू कवायद के सिलसिले में साल दोहम का ये अगला लेक्चर है। इसका उन्वान रमूज़ औक़ाफ़ है और मेरा नाम डॉक्टर खालिद मुबीन है। ये मैं अपने तालिब इल्मों की रहनुमाई के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे तो साल दोहम में ये 5 नंबर के रमूज़ औक़ाफ़ के 5 मुख्तलिफ MCQs आते हैं, लेकिन उर्दू मज़मून नवीसी के लिए या उर्दू में कोई भी इंशाइया चीज़ मुकम्मल करने के लिए आप बीती हो, ख़त हो या अशार की तशरीह हो, उसमें इबारत लिखते हुए रमूज़ औक़ाफ़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आगाज़ तो अंदलस के मुसलमानों ने 8वीं सदी में किया था, इसलिए हज्जाज बिन यूसुफ ने उस ज़माने में राइज रमूज़ औक़ाफ़ कुरान मजीद में इस्तेमाल किए थे। रमूज़ औक़ाफ़ के इस्तेमाल से इबारत में जो है मवाद और ख़याल वाज़ेह हो जाता है, जबकि इबारत में इबहाम नहीं रहता। इसलिए रमूज़ औक़ाफ़ की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इसे ज़रूर देखना चाहिए, समझना चाहिए। आइए, वैसे तो रमूज़ का ज़्यादा हैं, लेकिन हम 12 की बात करेंगे। इसका उर्दू नाम अलामत, अंग्रेज़ी नाम सरसरी देखिए सकता। ये वक्फ़े हफ़ीफ़ कौमा की अलामत है। वक्फ़ा या निस्फ़ वक्फ़ा, सेमी कॉलन या हुक के नीचे नुक्ता है। राब्ता या वक्फ़े लाज़म, कॉलन 2 नुक्ते कहते हैं। ख़त्मा या वक्फ़े मुतलक, डैश है, अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप कहलाता है। तफसीलिया 2 नुक्ते और डैश है, स्टेशन कॉलन भी कहते हैं। कॉसैन ब्रैकेट्स को कहते हैं। इस्तफामिया या सवालिया, नोट ऑफ इंटरोगेशन या साइन ऑफ इंटरोगेशन, वावैन उल्टे पेश को कहते हैं। फिजाइया, निदाइया इस्तजाबिया के लिए एक ही अलामत है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, इसे एक के नीचे नुक्ता, जबकि ख़त या लकीर है। और अब इनका इस्तेमाल देखिए, सारे अरबी लफ्ज़ हैं। सकता भी अरबी लफ्ज़ है, इसके मानी मुख्तसर ठहराव के हैं। इबारत में मुख्तसर ठहरने के लिए, मुख्तलिफ नामों को अलग करने के लिए, किसी जुमले में फ़ाइल की मुख्तलिफ हरकत के लिए, जैसे हमीद, रशीद और जमील बाज़ार गए। दूसरी मिसाल जैसे जमील आगे बढ़ा, रुपए उठाए, बैग में डाले, सलाम किया और घर चला गया। वक्फ़ा या निस्फ़ वक्फ़ा, ये भी अरबी लफ्ज़ है, इसे सेमी कॉलन कहते हैं। इसका इस्तेमाल सकते से बढ़कर ठहराव के लिए होता है, या अमूमन बड़े बड़े ग्रोहों को या मुख्तलिफ चीज़ों को अलग करने के लिए, ताकि उनमें अगर चीज़ें ज़्यादा हैं तो उसके दरमियान जो है वो सकते की अलामत के बाद बड़े ग्रोहों के लिए वक्फ़े की अलामत इस्तेमाल की जा सके। मिसाल जैसा करोगे वैसा भरोगे। ज़रबुल मिसाल के लिए दूसरी मिसाल है बलूचिस्तान का शहर कोयटा, सिंध का शहर कराची, खैबर पख्तूनख्वा पेशावर और पंजाब का लाहौर अहम तजारती शहर हैं। अब राब्ता या वक्फ़ लाज़म, राब्ता रब से निकला है। ये 2 लफ्ज़ों को, 2 जुमलों को, 2 इसमों को, 2 अफ़ाल को जोड़ने के काम आता है। ये अलामत इबारत में वक्फ़ा की निस्बत ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी मिसाल देखिए, इसे कॉलन कहते हैं। कायद ने फरमाया काम 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 और काम, जबकि दूसरी तरफ आरजू लफ्ज़ है तो उसकी अलामत के बाद है तमन्ना। फिर ख़त्मा या वक्फ़ मुतलक है, यानी इसके बाद कोई वक्फ़ा नहीं होता, अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप कहते हैं। आखिर कर अमजद, इम्तहान में कामयाब हो गया, मुस्बत जुमलों के इख्तिताम के बाद। या फिर उर्दू में अभी भी कहीं कहीं, हालांकि ये सिलसिला ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इम्तहान के हवाले से याद रखिए कि अभी भी ख़त्मा जो है वो मुख़फ़्फ़फ़ात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे UNO या MBBS वगैरह के लिए। फिर तफसीलिया अरबी लफ्ज़ है, तफसील से दर्ज झैल, मंदरज झैल या हस्ब झैल या चीज़ों के नाम लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर कौसैन देखिए, अगर किसी तहरीर में कोई बात बतौर जुमला मोतरज़ा के आई हो या फिर किसी बात की वजाहत मकसूद हो तो अंग्रेज़ी में ब्रैकेट इस्तेमाल की जाती है। और याद रखिए, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ जो है वो इबारत का हिस्सा नहीं समझा जाता, वो सिर्फ वजाहत के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये ब्रैकेट अलतश अरबी लफ्ज़ है। ब्रैकेट में इसका तर्जुमा दे सकते हैं, प्यास पुकारने से प्यार नहीं बुझती। जैसे बायोलॉजी का तर्जुमा अंग्रेज़ी लफ्ज़ है, हयातियात है, साइंस का अहम शोबा है। उसके बाद हम देखते हैं 7वां इस्तफामिया या सवालिया है।
استفہام یا سوال کو کہتے ہیں، جملے میں سوالیہ کیفیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیا، کیوں، کیسے، کس طرح وغیرہ، اور علامت بھی دیکھ لیجئے حق کی طرح ہے۔ آپ کے امتحان کب شروع ہو رہے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں جی۔ اس کے بعد واوین کا اصطلاحی مقصد ہے عبارت کے کسی خاص حصے کو اجاگر یا واضح کرنا۔ انورٹیڈ کاماز عبارت کا حصہ ہوتے ہیں، جیسے قائد اعظم نے فرمایا کام اور کام کے اوپر یہ علامت استعمال ہوگی، یا علامہ اقبال کی اہم کتاب بانگ درا ہے۔ اب علامہ اقبال تو معروف ہیں، بانگ درا اتنا معروف نام نہیں ہے، لیکن ہم اس کے اوپر واوین لگائیں گے۔ عموماً کتابوں پر بھی واوین لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فجائیہ، کسی غم یا خوشی کی کیفیت کے اظہار کے لیے فجائیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ فجائیہ عموماً آوازوں کو کہتے ہیں، جیسے جانوروں کی، چیزوں کی آوازیں، یا غم یا خوشی کی کیفیت میں ہمارے منہ سے جو نکلتی ہیں آوازیں، سائن آف ایکسکلیمیشن بھی کہتے ہیں۔ ایک نیچے نقطہ ہے۔ اس کی مزید دو آگے قسمیں ہیں، ایک ندائیہ ہے، ندائیہ پکار کو کہتے ہیں، جیسے اے لوگو اللہ پر ایمان لاؤ، خدایا ہم سب کو معاف کر۔ یاد رکھیے گا اے خدایا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ دونوں روزمرہ اے اور خدایا دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے، اس لیے خدایا ہم سب کو معاف فرما۔ پھر اس کے بعد ہے استعجابیہ، دراصل کسی خوشی کی کیفیت کے اظہار کے لیے، جیسے شاباش امجد اس طرح محنت کرتے رہو، واہ دلہن کتنی خوبصورت ہے، جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے خط یا لکیر۔ خط یا لکیر لغوی معنی سلسلہ یا تکرار کے ہیں۔ یہ علامت دراصل جملہ مترجمہ کے شروع یا آخر میں استعمال ہوتی ہے، اسے انگریزی میں لائن آف ڈیش کہتے ہیں۔ عموماً کسی مضمون کا عنوان دینے کے لیے، جیسے ماحولیاتی آلودگی، اسباب و انسداد، یا ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی ڈیش بطور ماہر اقبال، یہ ڈیش سے بڑی ہے، مراد ہے 2 یا 3 ڈیشیں ہوں تو ایک لکیر یا خط بنتا ہے۔ اقبال کا شرعی نظریہ، جیسے ہم خاکہ وغیرہ بناتے ہیں کسی مضمون کا، اس میں ہم لائنیں، چھوٹی چھوٹی لائنیں دے کر الفاظ لکھتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان تصورات کے نظریات کو الگ سے بیان کیا جائے گا۔ اقبال کا شعری نظریہ، فکر اقبال بطور فلسفی نظریہ اقتصاد، اختتام وغیرہ۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس ویڈیو کو اور بہتر کیا جائے گا آپ کی رائے کے تحت، اور آئندہ ہم ان کو 2 حصوں میں کر کے بھی جو ہے الگ سے طالب علموں کے لیے، اور وہ امتحانی نقطہ نگاہ سے اس میں چیزیں شامل کی جائیں گی۔ یہ سب تو تعارف تھا رموز و اوقاف کا، یہ انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا۔ اجازت دیجیے ڈاکٹر خالد مبین کو، والسلام، خدا حافظ۔